नमस्ते साथियों, पिछली क्लास में हमने प्रत्यय का चैप्टर शुरू किया था और उस क्लास में हमने जाना था कि प्रत्ययों में 5 प्रकार के प्रत्यय शामिल हैं। कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, विभक्ति प्रत्यय और सनादि प्रत्यय। उनमें से प्रत्ययों का पहला भेद हमने जब पढ़ना शुरू किया था कृत प्रत्यय, तो कृत प्रत्यय की परिभाषा के रूप में हमने ये लिखा था कि जो प्रत्यय धातुओं में जुड़कर शब्दों का निर्माण करते हैं, जो प्रत्यय धातुओं में जुड़कर प्रातिपदिक शब्दों का निर्माण करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब जब कृत प्रत्यय लगते हैं तो धातुओं में कुछ परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे वच धातु में कृत प्रत्यय लगने से शब्द बना उक्त, तो वच का व ऊ में बदल गया। लिख धातु में घय प्रत्यय लगा तो शब्द बना लेख, ई ए में बदल गया। भुज धातु में तुम प्रत्यय लगा तो शब्द बना भोक्तुम, ऊ ओ में बदल गया। उसी तरह से जब हम क्री धातु में तवित प्रत्यय जोड़ते हैं, शब्द बन जाता है कर्तव्य, री अर में बदल गया। ये परिवर्तन कैसे होते हैं, इनका क्या नियम है, आज की क्लास में हम कृत प्रत्ययों द्वारा धातु में होने वाले परिवर्तनों की ही बात करेंगे। और आज की क्लास कृत प्रत्ययों के संबंध में सबसे महत्वपूर्ण क्लास होगी। किस तरह से धातु में प्रत्यय परिवर्तन करते हैं, उन परिवर्तनों का स्वरूप क्या है और प्रत्यय लगने पर धातु में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, वह परिवर्तन किस दिशा में होता है, किस क्रम से होता है, किस नियम के अनुसार होता है, आज के क्लास में यही चीज हम पढ़ने वाले हैं। आगे जो हम प्रत्यय पढ़ेंगे एक एक करके, तो प्रत्यय के लिए आज की क्लास मील का पत्थर साबित होगी उन प्रत्ययों को समझने में। तो आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है प्रत्यय की। आज की क्लास में हम प्रत्ययों द्वारा धातुओं में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे, उनको समझेंगे। ध्यान रहे, जब कोई प्रत्यय धातु में लगता है तो उसमें 5 या 6 प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। कौन कौन से परिवर्तन हो सकते हैं? जब कोई प्रत्यय लगता है तो हो सकता है धातु का दीर्घ हो जाए, हो सकता है किसी धातु में गुण हो जाए, किसी में वृद्धि हो जाए, किसी में संप्रसारण हो जाए, किसी में कुत्व हो जाए, किसी में गुण का निषेध हो जाए। इस तरह से 6 प्रकार के परिवर्तन धातुओं में देखे जाते हैं। कृत प्रत्यय उन प्रत्ययों को कहते हैं जो धातुओं में लगते हैं। और कृत प्रत्यय जब धातु में लगते हैं तो वे चुपचाप नहीं लगते। ऐसा नहीं है कि धातु में कोई प्रत्यय आया और वो पीछे चुपचाप आके जुड़ गया और शब्द बना गया, ऐसा नहीं है। ऐसे प्रत्यय बहुत कम हैं जो चुपचाप आके जुड़ जाते हैं, बल्कि अधिकतर प्रत्यय ऐसे उच्छृंखल प्रत्यय हैं, ऐसे मस्ती करने वाले प्रत्यय हैं, ऐसे उद्दंडी प्रत्यय हैं जो धातु में चुपचाप नहीं जुड़ते, बल्कि उस धातु में उथल पुथल कर देते हैं, उथल पुथल मचा देते हैं, धातु के स्वरूप को बदल देते हैं। तो धातु के स्वरूप में क्या परिवर्तन होता है, उन्हीं परिवर्तनों के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। बड़े ध्यान से समझना। कृत प्रत्यय लगने पर धातुओं में कुल 6 प्रकार के परिवर्तन हो सकते हैं। वे कौन कौन से हैं, देखो। आज का अपना टॉपिक होगा कृत प्रत्यय लगने पर। कृत प्रत्यय लगने पर धातु में होने वाले परिवर्तन। कृत प्रत्यय लगने पर धातु में होने वाले परिवर्तन, यही चीज आज हम पढ़ने वाले हैं। अब कृत प्रत्यय लगने पर धातु में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, इस संबंध में अभी हमने जाना कि कृत प्रत्यय लगने पर धातु में कुल 6 परिवर्तन हो सकते हैं। तो यहां पर हम ये समझेंगे कि कृत प्रत्यय लगने पर, कृत प्रत्यय लगने पर धातुओं में, कृत प्रत्यय लगने पर धातुओं में कुल 6 परिवर्तन हो सकते हैं। अब वे 6 परिवर्तन कौन कौन से हैं वो हम देखते हैं। कुल 6 परिवर्तन हो सकते हैं। अब 6 परिवर्तनों में से एक एक परिवर्तन हम देखते हैं। 6 परिवर्तन कौन कौन से हैं, हो सकते हैं जो निम्न हैं।
अब वे 6 परिवर्तन कौन कौन से देखो। ये जो 6 परिवर्तन हो रहे हैं, इन 6 परिवर्तनों में से सबसे पहला जो परिवर्तन है वो है दीर्घ। हो सकता है कोई प्रत्यय लगने पर धातु का दीर्घ हो जाए। कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो धातु में जुड़ने के बाद उस धातु का दीर्घ कर देते हैं। ये दीर्घ क्या होता है? प्रत्यय के टॉपिक के प्रसंग में दीर्घ का मतलब होता है अ के स्थान पर आ। यदि धातु की उपधा में अ है तो उसके स्थान पर आ हो जाना ही दीर्घ है। उपधा क्या होता है? किसी भी धातु के सेकंड लास्ट वर्ण को उपधा कहते हैं। किसी भी शब्द के सेकंड लास्ट वर्ण को उपधा कहते हैं। अंतिम वर्ण से पहले वाला वर्ण उपधा कहलाता है। अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अंत्यात अलह पूर्व वर्ण उपधा संज्ञेष्यात्। तो कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जो धातु का दीर्घ कर देते हैं। अब धातु के दीर्घ का मतलब क्या है प्रत्यय के प्रसंग में? प्रत्यय के प्रसंग में धातु के दीर्घ का मतलब यह है कि धातु की उपधा में स्थित अ का दीर्घ हो जाता है। उपधा में जो अ है उसका आ हो जाता है, यही दीर्घ है। अ का आ हो जाता है। यदि धातु की उपधा में ई है तो क्या इसका दीर्घ ई भी हो जाएगा? नहीं होगा। यहां पर प्रत्यय के टॉपिक के प्रसंग में आपको दीर्घ का मतलब यह नहीं लेना कि छोटा स्वर है तो वो बड़े में बदल जाएगा, ई है तो दीर्घ में बदल जाएगी, ऊ है तो दीर्घ में बदल जाएगा, ऐसा नहीं। प्रत्यय के प्रसंग में दीर्घ का तात्पर्य आपको लेना है केवल अ के स्थान पर आ हो जाना, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। अ का आ। यदि धातु की उपधा में, उपधा मतलब अंतिम वर्ण से पहले, अगर अंतिम वर्ण से पहले अ है तो उसके स्थान पर आ हो जाएगा, यही दीर्घ है। उदाहरण में ले रहा हूं, इसके उपधा में अ के स्थान पर आ हो जाना ही दीर्घ है। अब यहां पर उदाहरण के रूप में कुछ धातुएं लेते हैं जिनमें प्रत्यय लगाकर हम उपधा का दीर्घ करते हैं। जैसे पठ धातु है। अब पठ धातु में हमने प्रत्यय लगाया घय। घय प्रत्यय का शेष बचता है अ। जब पठ धातु में घय प्रत्यय लगता है तो पठ धातु की उपधा में जो अ है, उपधा मतलब सेकंड लास्ट, पठ धातु में अंतिम वर्ण कौन सा है? ठ। इस ठ के पहले क्या है? अ। तो उपधा में अ हुआ, सेकंड लास्ट में अ हुआ, तो इसका आ हो जाएगा और पठ के स्थान पर शब्द बनेगा पाठ। ठ हलंत है, उसमें घय प्रत्यय का अ मिला तो ठ पूरा हो गया। और घय प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द हमेशा पुल्लिंग में चलते हैं, इसलिए यहां पर शब्द लिखना होगा पाठ। उपधा का दीर्घ हुआ। उसी तरह से ये पहला उदाहरण लिया मैंने। दूसरा उदाहरण में ले रहा हूं। जैसे एक धातु है वद धातु। वद धातु का अर्थ होता है बोलना या बजाना। वच का मतलब बोलना, वद का मतलब भी बोलना होता है, वदती। लेकिन वाद्य यंत्रों को जब बजाते हैं तो उस अर्थ में भी वद धातु का प्रयोग होता है। और वद धातु में जब हम णूल प्रत्यय जोड़ते हैं, णूल प्रत्यय का शेष बचता है ऊ, और हम जानते हैं कि योरना को सूत्र द्वारा ऊ के स्थान पर अक आदेश हो जाता है। तो णूल प्रत्यय में कुल मिलाकर अक शेष बचेगा, अक हमें नजर आएगा। अब वद धातु में जब णूल प्रत्यय जोड़ते हैं, मतलब जब अक जोड़ते हैं, तो शब्द बनता है वादक, अर्थात बजाने वाला। पुल्लिंग में लगता है, पुल्लिंग शब्द है ये, तो शब्द बना वादक। अब यहाँ पर वद धातु में द के पहले अ है, उपधा में अ है, तो अ के स्थान पर क्या हो गया? आ। यही दीर्घ है। अ के स्थान पर आ हो जाना ही दीर्घ कहलाता है। अ का आ हो जाना ही दीर्घ कहलाता है। जैसे एक शब्द है, धातु है पच धातु। अब इस पच धातु में हमने ण्यत प्रत्यय जोड़ा। पच धातु में जब ण्यत प्रत्यय जुड़ेगा, ण्यत प्रत्यय का शेष बचता है ये, शब्द बनेगा पाच्य। अब ये जो पाच्य है शब्द बना, इस पाच्य में हम देख रहे हैं कि च के पहले उपधा में अ है तो अ के स्थान पर आ हो गया। तो किसी भी धातु की उपधा में स्थित अ का, सेकंड लास्ट में स्थित अ का आ हो जाना ही दीर्घ कहलाता है। ई के स्थान पर दीर्घ ई नहीं होगा, ऊ के स्थान पर दीर्घ ऊ नहीं होगा। प्रत्यय के प्रसंग में आपको दीर्घ का मतलब लेना है केवल अ के स्थान पर आ और कुछ नहीं। तो
कृत प्रत्यय लगने पर धातु में कुल 6 परिवर्तन हो सकते हैं। उन 6 परिवर्तनों में से ये पहला परिवर्तन है दीर्घ, जिसका मतलब होता है अ के स्थान पर आ हो जाना, और इसके हमने ये 3 उदाहरण यहाँ पढ़ लिए। इनको आप नोट करो, फिर हम दूसरे परिवर्तन की तरफ बढ़ते हैं। ये तो पहला परिवर्तन हुआ दीर्घ वाला। अब दूसरे परिवर्तन की तरफ हम बढ़ते हैं। नंबर 2, जब हम प्रत्यय पढ़ेंगे आगे एक एक करके, तो प्रत्यय पढ़ते समय पर्टिकुलर किसी विशेष प्रत्यय को पढ़ाते समय मैं आपको कहूंगा, आपको लिखाऊंगा कि यह प्रत्यय लगने पर धातु का दीर्घ होगा। इसका मतलब आपको क्या समझना है कि धातु में की उपधा में जो अ है उसका आ होगा। कुछ प्रत्यय पढ़ाते समय मैं आपको यह बताऊंगा कि यह प्रत्यय लगने पर धातु का गुण होता है। तो गुण किसे कहते हैं? यह दूसरा परिवर्तन हम समझते हैं, गुण। कुछ प्रत्यय पढ़ाते समय मैं आपसे कहूंगा कि यह प्रत्यय लगने पर धातु का गुण होता है। जैसे मैंने कहा, पढ़ाया आपको तव्यत प्रत्यय, और उसमें समझाया कि तव्यत प्रत्यय लगने पर धातु का गुण होगा, अनियर प्रत्यय लगने पर धातु का गुण होगा, तुमुन प्रत्यय लगने पर धातु का गुण होगा, त्रिच प्रत्यय लगने पर धातु का गुण होगा। तो आखिरकार ये गुण क्या है? गुण का मतलब आपको क्या समझना है? ये चीज हम आज ही क्लियर कर लेते हैं, ताकि उन प्रत्ययों को पढ़ते समय हमारे सामने कोई समस्या नहीं आएगी। तो गुण का स्वरूप क्या है? देखो, गुण का मतलब ये है, संस्कृत व्याकरण में प्रत्यय के प्रसंग में गुण का मतलब क्या है? गुण का मतलब यह है कि अगर धातु में ई है तो उस ई के स्थान पर ये हो जाएगा, यही गुण है। ई के स्थान पर ए हो जाना गुण कहलाता है। अगर धातु में उ विद्यमान है तो उ के स्थान पर ओ हो जाना, चाहे ई हरसो हो या दीर्घ हो, उ हरसो हो या दीर्घ हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ई का ए हो जाना गुण है, उ का ओ हो जाना गुण है, और री का अर हो जाना गुण है, चाहे री हरस्व हो या दीर्घ हो। ई का ए, उ का ओ, री का अर, यही गुण है। गुण संधि की बात नहीं कर रहा मैं। गुण संधि अलग चीज है, गुण अलग चीज है। गुण संधि में तो अ भी चाहिए, अ प्लस ई बराबर ये होता है, लेकिन यहाँ गुण संधि की हम बात नहीं कर रहे, यहाँ बात कर रहे हैं केवल गुण की। और जब प्रत्यय के प्रसंग में धातु का गुण होता है तो धातु में स्थित ई ए में बदल जाता है बिना अ की सहायता के। अकेला ई ए में बदल जाता है, अकेला उ ओ में बदल जाता है, अकेला री अर में बदल जाता है, यही गुण है। तो जब किसी प्रत्यय को पढ़ाते समय मैं आपको यदि ये बताता हूं कि यह प्रत्यय लगने पर धातु का गुण होता है, तो उसका मतलब आपको क्या लेना है कि धातु में स्थित ई का ए होगा, उ का ओ होगा, री का अर होगा, यही गुण है। अब हम इसी चीज को उदाहरण के माध्यम से पढ़ते हैं। जैसे क्री धातु है। अब क्री धातु में प्रत्यय लगाया तव्यत, क्री धातु में तव्यत प्रत्यय लगाया, तव्यत का शेष बचता है तव्य। तव्यत प्रत्यय लगाने के बाद शब्द बना कर्तव्य। अब ये जो कर्तव्य शब्द बना, ये तीनों लिंगों में चलेगा। कर्तव्य है, कर्तव्या, कर्तव्यम, किसी में भी चलाओ, उसमें कोई समस्या नहीं है। मुख्य बात यह है कि यह प्रत्यय लगने पर धातु का गुण हुआ, मतलब क्री धातु में जो री है, इस री का क्या हो गया? री के स्थान पर अर हो गया। री का अर हुआ तो अ तो क में मिल गया और र त के ऊपर चला गया, तो री का अर हुआ, यही गुण है। री का अर हो जाना गुण है। ये री का अर हो जाना गुण है। इसको री के सामने लिखते हैं। क्री धातु में जब हमने तव्यत प्रत्यय लगाया, तव्यत का शेष बचा तव्य, री का अर हो गया, अपना शब्द बन गया कर्तव्य। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर री के स्थान पर अर आदेश हुआ है। उसी तरह से जैसे हम धातु लेते हैं ब्री धातु, भरण पोषण करने अर्थ में ब्री धातु का प्रयोग होता है। अब इस ब्री धातु में जब हम प्रत्यय लगाते हैं, जैसे हमने ब्री धातु में तुमुन प्रत्यय लगाया, ब्री धातु में तुमुन प्रत्यय लगाया, तुमुन का शेष बचता है तुम। तो तुमुन प्रत्यय लगने पर ब्री धातु के री का गुण होगा और री बदलेगा अर में। जब री अर में बदलेगा तब अपना शब्द बनेगा बरतुम। तो ब्री धातु में तुमुन जोड़ने पर शब्द भरतुम बनता है, क्योंकि ब्री धातु का जो री है उसके स्थान पर अर आदेश हो जाता है और री का अर हो जाना गुण कहलाता है। तो ये तो हमने री को अर में बदलने वाले उदाहरण पढ़े।
यही गुण है। इसके अलावा ई का ए हो जाना ये भी गुण कहलाता है। जैसे विद धातु है, विद मतलब तोड़ना। अब इस विद धातु में हमने घय प्रत्यय जोड़ा और विद में घय प्रत्यय जोड़ा, घय का शेष बचता है अ, तो विद धातु का गुण हुआ। मतलब इस धातु में जो ई विद्यमान है ई के स्थान पर ए हो जाएगा, और गुण में जब ई का ए हो गया और द हलंत है उसमें घय का अ मिल गया तो द पूरा हो गया। घय प्रत्यय द्वारा निर्मित शब्द पुल्लिंग में चलते हैं, इसलिए राम की तरह रूप चलेंगे, राम भेद। गुण हुआ, ई के स्थान पर ये हुआ। उसी तरह से ची धातु है, ची का मतलब चुनना, ची धातु का अर्थ होता है चुनना। अब ची धातु में हमने अनियर प्रत्यय जोड़ा, अनियर प्रत्यय जब जोड़ा तो अनियर का शेष बचता है अनीय। ची धातु में अनियर प्रत्यय जोड़ने के बाद सद बना चयनीय, सद बनेगा चयनीय। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि अनियर प्रत्यय लगने पर धातु का गुण हुआ, ई का क्या हो गया ए, गुण हुआ है यहां पर, ई के स्थान पर ये हुआ। अब पीछे अनियर का अनीय है तो अब अयादि संधि होगी। गुण ने तो अपना काम कर दिया, ई के स्थान पर ये करना था कर दिया। अब अयादि संधि में ए बदलेगा अय में, क्योंकि पीछे स्वर है तो ये अय में बदल गया तो च हलंत बचा, और पीछे अनियर प्रत्यय का अनीय है। अब इनको मिलाया, च में अ मिला तो च पूरा हो गया, ये में अ मिला तो ये पूरा हो गया, सद बन गया चयनीय। तो यहाँ हुआ तो गुणी है, ई का ए हुआ और फिर गुण होने के बाद ए के स्थान पर अयादि संधि हुई, इसलिए अपने को चयनीय नजर आ रहा है। तो ये दो उदाहरण तो हमने लिए ई के, दो उदाहरण लिए री के। अब ऊ के भी हम उदाहरण ले लेते हैं। जैसे एक प्रत्यय, एक धातु है भुज, भुज धातु का अर्थ होता है खाना, खाना या भोगना, दो अर्थ हैं इसके। अब इस भुज धातु में हमने त्रिच प्रत्यय जोड़ा, त्रिच प्रत्यय का शेष बचता है त्रि, लेकिन पुल्लिंग में ये ता के रूप में नजर आता है। जैसे पितृ का प्रथमा एकवचन पिता, उसी तरह त्रि का ता नजर आएगा अपने को। अब भुज धातु में जब त्रिच प्रत्यय लगेगा तो सद बनेगा भोक्ता, मूल सद भोक्त्री बनेगा और एक वचन में भोक्ता बन जाएगा। तो यहां पर मुख्य बात यह है कि भू का ऊ था, उस ऊ का क्या हो गया, ऊ के स्थान पर ओ हो गया, यही गुण है। ऊ का ओ हो जाना गुण कहलाता है। उसी तरह से जैसे श्रु धातु है, श्रु धातु का अर्थ होता है सुनना, इसमें हमने तुमुन प्रत्यय जोड़ा, श्रु धातु में तुमुन प्रत्यय जोड़ा, तुमुन का शेष बचता है तुम। अब ऊ का गुण होगा, ऊ का गुण क्या होता है ओ, तो यहां जो श्रु लिखा हुआ है उसकी जगह हो जाएगा श्रो, और पीछे तुमुन है, तुमुन का तुम शेष बचेगा और सद बन जाएगा श्रो तुम, तो हुआ गुण। तो ई का ए हो जाना, ऊ का ओ हो जाना, री का अर हो जाना ही गुण है। तो जब हम पर्टिकुलर कोई प्रत्यय पढ़ेंगे और प्रत्यय पढ़ते समय यदि मैं आपको ये बताता हूं किसी प्रत्यय में कि यह प्रत्यय लगने पर धातु का गुण होता है, तो उसका मतलब आपको समझना है ई का ए होगा, ऊ का ओ होगा और री का अर होगा, यही गुण है। तो 6 परिवर्तनों में से दूसरा परिवर्तन है गुण, इसको आप इसी रूप में नोट कीजिए। अब हम इसके बाद तीसरे परिवर्तन की ओर बढ़ते हैं, और कृत प्रत्यय लगने पर धातु में जो तीसरा परिवर्तन हो सकता है वो तीसरा परिवर्तन होगा वृद्धि। अब ये वृद्धि क्या है, प्रत्यय के प्रसंग में वृद्धि का तात्पर्य क्या है। वृद्धि संधि अलग चीज है, वृद्धि अलग चीज है। वृद्धि का तात्पर्य यह है कि यदि किसी धातु में ई विद्यमान है, ह्रस्व या दीर्घ, तो ई के स्थान पर अय हो जाएगा, यह वृद्धि है। यदि धातु में ऊ विद्यमान है, ह्रस्व या दीर्घ, तो ऊ के स्थान पर अ हो जाएगा, यह वृद्धि है। यदि धातु में री विद्यमान है तो री के स्थान पर री, ह्रस्व या दीर्घ कोई सी भी हो, यदि री विद्यमान है तो री के स्थान पर आर आदेश हो जाना वृद्धि है। ए ओ अर गुण कहलाता है, अय औ आर वृद्धि कहलाती है। तो धातु के ई का अगर ए होता है तो गुण और अय हो जाता है तो वृद्धि, ऊ का ओ होता है तो गुण अ हो जाएगा तो वृद्धि, री का अर होता है तो गुण और आर होता है तो वृद्धि। किस प्रत्यय में गुण होगा, कौन सा प्रत्यय लगने पर वृद्धि होगी, कौन सा प्रत्यय लगने पर संप्रसारण होगा, ये तो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल आज के क्लास का अपना उद्देश्य यह है
कि गुण क्या होता है, वृद्धि क्या होती है, दीर्घ क्या होता है, संप्रसारण क्या होता है। तो इसी क्रम में हम पढ़ रहे हैं कि वृद्धि किसे कहते हैं। तो प्रत्यय के प्रसंग में वृद्धि का तात्पर्य होगा ई का ऐ हो जाना, ऊ का औ और री का आर। अब इनको उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। जैसे क्री धातु है, अब इस क्री धातु में हमने ऋण्यत प्रत्यय जोड़ा, ऋण्यत प्रत्यय का शेष बचता है ए। तो ऋण्यत प्रत्यय लगने पर क्री धातु की वृद्धि होती है। री वाला उदाहरण री में ही लिखते हैं। जैसे क्री धातु है तो री के स्थान पर आर हो जाना वृद्धि है, तो री में हमने ऋण्यत प्रत्यय जोड़ा और ऋण्यत प्रत्यय का शेष बचा ये। तो यहाँ पर ऋण्यत प्रत्यय लगने पर ऋकारांत धातुओं की वृद्धि होती है। री की वृद्धि क्या होगी, आर। क्री में जो री है उसका आर बन जाएगा, तो आ तो वापस क में आकर मिल जाएगा, और जो र है वो इस ए के ऊपर चला जाएगा, ऋण्यत का ये शेष बचेगा। शब्द क्या बनेगा, कार्यम। नपुंसकलिंग में कार्यम बनेगा, पुल्लिंग में कार्य है, स्त्रीलिंग में कार्य बन जाएगा। उसी तरह से ई का हम उदाहरण लेते हैं। जैसे धातु है नी धातु, नी का मतलब होता है ले जाना। अब इस नी धातु में नूल प्रत्यय लगेगा। नी धातु में जब नूल प्रत्यय लगा, नूल का ऊ शेष बचता है और ऊ अक में बदलता है। यो और ना को सूत्र से हम जानते हैं इस बात को। तो नूल प्रत्यय लगने पर नी धातु की जो ई है इस ई की वृद्धि हो जाएगी, और ई की वृद्धि क्या होगी, ऐ। तो जहाँ नी लिखा हुआ है वहां पर हो जाएगा नई, ई का ऐ हो गया। अब पीछे नूल का अक शेष बच रहा है, तो स्वर है पीछे, और स्वर है तो अयादि संधि होगी। अयादि संधि में ऐ किसे बदलेगा, आय में। ऐ बदल जाएगा आय में। अब ऐ जब आय में बदल जाएगा तो न तो अलंत रह जाएगा, और पीछे अक है ही सही। अब इन सबको मिला देंगे हम, इन सबको मिलाएंगे, न में आ मिलेगा तो ना बनेगा, ये में अ मिलेगा तो ये बनेगा, और क पीछे है ही सही, सद बन जाएगा नायक। तो यहां पर ई की वृद्धि हुई ऐ, तभी तो आई बना। ई का डायरेक्ट आई कैसे बनेगा, ई की वृद्धि होकर आई बनेगा, फिर अयादि संधि में आई के स्थान पर आई बनेगा। उसी तरह से जैसे भू धातु है, अब भू धातु में हमने प्रत्यय जोड़ा घय, और घय प्रत्यय का शेष बचता है अ। यहां पर ऊ की वृद्धि होगी घय प्रत्यय लगन पर। ऊ की वृद्धि क्या होगी, औ। ऊ की वृद्धि तो औ ही होगी। देखो यहां पर ई का एक और उदाहरण हम ले लेते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया, नी में नूल जोड़ा, नायक बन गया। इसी नी धातु में अगर हम घय प्रत्यय जोड़ते हैं, घय प्रत्यय का शेष बचता है अ। इस नी धातु के पहले या ई धातु में जोड़ते हैं हम घय प्रत्यय, और इसके पहले एक उपसर्ग लगाते हैं अधि उपसर्ग। पिछली बार ये क्वेश्चन आया था सेकंड ग्रेड में। अधि उपसर्ग ई धातु, ई में मूल धातु जो है वो इंग है, उस इंग धातु में इंग का शेष बचता है ई। घय प्रत्यय जोड़ा तो धातु की वृद्धि हुई। अब ई की वृद्धि क्या होगी, ई की वृद्धि हुई ऐ। धातु के पहले उपसर्ग जुड़ते हैं, अधि प्लस ई प्लस घय, ये प्रकृति प्रत्यय हुआ। अब ई की वृद्धि होती है ऐ, ई की वृद्धि ऐ होगी, चाहे दीर्घ ई हो या ह्रस्व ई हो, वृद्धि में तो ऐ होना है। ठीक है, ऐ हो गया, और घय प्रत्यय का शेष क्या बचा, अ। अब पीछे स्वर है तो ऐ के स्थान पर अयादि संधि हो जाएगी आय, और घय प्रत्यय का बच रहा है अ, और पहले अधि उपसर्ग है। अब जब हम इन सबको मिला देंगे तो यहाँ पर यण संधि होगी, क्योंकि ई के बाद असमान स्वर आ रहा है आ, तो ई के स्थान पर ये बनेगा, ई के स्थान पर ये बनेगा, तो ध तो आधा रहेगा, क्योंकि इसका जो ई था उसने तो ये बना लिया, ये बन गया। अब ई का जो ये बनता है वो आधा बनता है, हलंत बनता है, उसमें आय का आ मिलेगा तो पूरा हो जाएगा। अब पीछे ये है, ए में अ मिला, तो ये पुल्लिंग में चलता है घय प्रत्यांत शब्द, इसलिए शब्द बनेगा अध्याय। पिछले एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि अध्याय इत्ते से प्रकृति प्रत्यय, तो अधि प्लस इंग प्लस घय ये प्रकृति प्रत्यय है, इंग का शेष बचता है ई। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये हमने वृद्धि में ई के उदाहरण लिए और री के उदाहरण लिए, हम वृद्धि में ऊ के भी उदाहरण ले लेते हैं। जैसे भू धातु है, अब भू धातु में घय प्रत्यय जुड़ेगा, घय का शेष बचता है अ। तो यहां पर ऊ की वृद्धि होगी, ऊ की वृद्धि क्या होगी, औ, तो शब्द बन जाएगा भौ, और घय का शेष बचता है अ। अब अयादि संधि में औ बदलेगा आव में, तो भ के स्थान पर हो जाएगा भाव।
औ बदल जाएगा आओ में, आओ का व अंत आता है, उसमें घय का मिलते ही पूरा हो जाएगा और सद बन जाएगा भावः। ये उदाहरण हमने लिया उकारांत धातुओं का। उसी तरह से जैसे श्रु धातु है, अब श्रु धातु में हमने प्रत्यय जोड़ा णूल, णूल प्रत्यय का शेष बचता है ऊ, और हम जानते हैं कि ऊ अक में बदलता है। णूल प्रत्यय लगने पर श्रु धातु के ऊ की वृद्धि होगी, ऊ की वृद्धि क्या होगी औ, और औ पीछे अक है, अयादि संधि में औ बदलेगा आओ में, तो श्रु बदल जाएगा श्राव में। ऊ का आओ वैसे ही बना, जैसे भू में ओ बना था, ओ का आओ बना था, ऐसे श्रु का श्राव हो जाएगा, और पीछे अक है तो सद बन जाएगा श्रावक, ये वृद्धि होगी। तो जब किसी प्रत्यय के प्रसंग में यदि मैं आपको बताता हूं कि यह प्रत्यय लगने पर धातु की वृद्धि होती है, तो वृद्धि का मतलब आपको क्या लेना है, वृद्धि का तात्पर्य आपको लेना है ई का ऐ, ऊ का औ, री का आर, यही वृद्धि है। ये तीसरा परिवर्तन हुआ उन 6 परिवर्तनों में से, इसको आप नोट कीजिए। अब हम चौथे परिवर्तन की ओर चलते हैं। धातु लगने पर, धातु में कोई प्रत्यय लगने पर चौथा परिवर्तन जो संभव है, जो हो सकता है, वह चौथा परिवर्तन है संप्रसारण। अब यह संप्रसारण क्या होता है? संप्रसारण के संबंध में आपको सिर्फ इतना जानना है। वैसे तो पारिभाषिक शब्द वाले चैप्टर में हम संप्रसारण को सूत्र के साथ, उदाहरणों के साथ अच्छे प्रकार से समझ चुके हैं, फिर भी यहाँ पर यह समझ लें कि यण के स्थान पर इक हो जाना ही संप्रसारण है। यण संधि में इक के स्थान पर यण होता है, इको यण से सूत्र द्वारा। उस यण संधि का विपरीत कार्य संप्रसारण है। यण संधि में इक का यण होता है और संप्रसारण में यण का वापस इक हो जाता है। यण का इक हो जाना, यण का मतलब ये वरल, यण का मतलब ये वरल, और इक का मतलब ई उ रील री, ई उ रील री। तो यण संधि में ई का ये होता है, संप्रसारण में ये का वापस ई हो जाता है। यण संधि में ऊ का व होता है, संप्रसारण में व का ऊ होता है। यण संधि में री का र होता है, संप्रसारण में र का री हो जाता है। यण संधि में री का ल होता है, संप्रसारण में ल का लरी हो जाता है। यही संप्रसारण है। कुछ प्रत्यय लगने पर धातु का संप्रसारण होता है। कुछ प्रत्यय कौन कौन से? जिन प्रत्ययों में क की इत संज्ञा होती है, क का लोप होता है, अगर ऐसा कोई प्रत्यय जुड़ा है तो उस धातु का संप्रसारण होगा। जैसे उदाहरण लेता हूं मैं यहां पर, जैसे एक धातु है यज धातु। अब यज धातु में हमने कत प्रत्यय जोड़ा, हम जानते हैं कत प्रत्यय का शेष बचता है त। अब कत का त शेष बचा तो फिर क कहां गया? क की इत संज्ञा होगी। और जिन प्रत्ययों में क की इत संज्ञा हो जाती है वे प्रत्यय कहलाते हैं कित प्रत्यय। तो कत प्रत्यय में क की इत संज्ञा हुई है, त शेष बचा है, और क की इत संज्ञा होने के कारण यह कत प्रत्यय कित कहलाया। तो कत एक कित प्रत्यय है, और कित प्रत्यय लगने पर धातु का संप्रसारण होता है। तो इस धातु में जो यज में ये नजर आ रहा है, इस ये का संप्रसारण होकर ई बन जाएगा। ए का संप्रसारण होना, ए का ई होना है तो संप्रसारण है। ये का ई बन गया और अपना सद बन गया इष्ट। तो यज धातु में कत प्रत्यय जोड़ने पर सद बनता है इष्ट। अब यहां पर यह बात तो समझ में आ गई कि ये का ई हो गया, लेकिन फिर ये ज का श कैसे हो गया, त का ट कैसे हो गया, वो फिर अलग चीज है। यहां पर सूत्र लगता है वर्ष ब्रज सृज मृज यजराज ब्राज छशाम शह। उससे ज के स्थान पर मूर्धन्य श आदेश हो जाता है, और फिर इस मूर्धन्य श के कारण इष्टुनाष्टु सूत्र से इष्टुत्व संधि होकर के यह तवर्ग टवर्ग में बदल जाता है। लेकिन वो फिर रूप सिद्धि बनाना है, उससे अपने को यहाँ विशेष लेना देना नहीं है। यहाँ हमें समझना है कि संप्रसारण किसे कहते हैं। ये के स्थान पर ई हो जाना संप्रसारण है, यहाँ पर ए का ई हो गया। ये बात समझना अपना लक्ष्य है। बाकी चीजें फिर हम कत प्रत्यय के प्रसंग में समझेंगे। व का उ हो जाना भी संप्रसारण है। जैसे वच धातु है, वच का मतलब होता है बोलना। इस वच धातु में हमने कत्वा प्रत्यय जोड़ा। हम जानते हैं कत्वा प्रत्यय का त्वा शेष बचता है, और जब वच धातु में कत्वा प्रत्यय जोड़ते हैं तो सद बनता है उक्त्वा।
यहां पर वच धातु के व का क्या हो गया, व के स्थान पर ऊ हो गया। यही तो संप्रसारण है, व का ऊ हो जाना संप्रसारण कहलाता है। हालांकि यहाँ च का क भी हुआ, लेकिन वो अलग नियम है, कुत्तो वाला नियम है, च वर्ग क वर्ग में बदल गया, उसको अभी हम पढ़ेंगे। र का री हो जाना भी संप्रसारण है। जैसे ग्रह धातु है, ग्रह का अर्थ होता है ग्रहण करना। अब इसमें हमने कत्वतु प्रत्यय जोड़ा और कत्वतु प्रत्यय का शेष बचता है तवत। तो यहां ग्रह में जो र है, इस र का संप्रसारण होगा। क्यों? क्योंकि कत्वतु में तवत शेष बचता है, तवत शेष बचता है तो फिर क कहां गया, क की संज्ञा होगी, क की संज्ञा होगी मतलब ये कित प्रत्यय है, और कित प्रत्यय लगेगा तो धातु का संप्रसारण होगा। र का संप्रसारण क्या होता है, री। इसलिए यहां पर जो शब्द आएगा वो आएगा गृहीतवान, शब्द बनेगा गृहीतवान। तवत ये मूल शब्द है, तो मूल शब्द तो गृहीतवत बनेगा। अब भवत का प्रथमा एकवचन भगवान, उसी तरह गृहीतवत का गृहीतवान हो जाएगा, मूल शब्द तो गृहीतवती बनेगा। तो यहां पर र किसने बदल गया, री में, यही संप्रसारण है। ल बदल जाता है लरी में, और ल को लरी में बदलने का कोई उदाहरण व्याकरण में उपलब्ध नहीं है। तो ये चीज संप्रसारण कहलाती है, जहां पर यण के स्थान पर ई का आदेश हो जाता है। ये बात ध्यान रखना, आप तो ये नोट करें। और इसके बाद एक चीज नोट करके जरूर लिख लेना कि जिन प्रत्ययों में या कित प्रत्यय बाद में होने पर ही, कित प्रत्यय तो समझ गए होंगे आप, जिन प्रत्ययों में क की संज्ञा होती है वही कित प्रत्यय हैं। तो कित प्रत्यय परे होने पर, परे मतलब बाद में, कित प्रत्यय परे होने पर ही धातु में संप्रसारण होगा। कित प्रत्यय परे होने पर ही धातु में संप्रसारण होगा, अन्यथा नहीं होगा। गृहिज्या वेई वेदी वेष्टि, वो सूत्र से संप्रसारण होता है। वो चिस्सोपी जादि नाम की थी, उससे संप्रसारण होता है। तो उन सूत्रों में जो जो धातुएं हैं उन्हीं धातुओं में संप्रसारण होगा, सभी में नहीं होगा। और वो भी तब होगा जब पीछे कित प्रत्यय हो, मतलब ऐसा प्रत्यय हो जिसमें क की संज्ञा हो रही हो, क का लोप हो रहा हो। तो चौथा जो परिवर्तन है वो है संप्रसारण। उसको आप उदाहरणों के साथ बिल्कुल इसी तरह से नोट कर लीजिए। 6 परिवर्तनों के क्रम में ये अपना चौथा परिवर्तन था। अब इसके बाद हम 5वें परिवर्तन की ओर बढ़ते हैं, और अपना 5वां परिवर्तन है कुत्व। कुत्व का मतलब है धातु के अंत में स्थित च वर्ग का क वर्ग में बदल जाना ही कुत्व कहलाता है। जैसे एक सूत्र आता है ना चौकू, वो च वर्ग को क वर्ग में बदल देता है, उसी प्रक्रिया को कुत्व कहते हैं। तो कुत्व से तात्पर्य है धातु के अंत में स्थित च वर्ग के स्थान पर क वर्ग आदेश हो जाना, यही कुत्व कहलाता है। च वर्ग का क वर्ग बन जाना, च छ जे जे उसके स्थान पर क ख ग घ ङ बन जाना, पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा, चौथे का चौथा, इस तरह से। जैसे यहाँ पर मैं कुछ उदाहरण ले रहा हूँ इसके। जैसे हमने अभी एक धातु पढ़ी थी वच धातु। अब इस वच धातु में अगर हम कत प्रत्यय लगाते हैं तो शब्द बनता है उक्तः, यही बनता है। अब व का ऊ हो गया, ये तो संप्रसारण हुआ, लेकिन च के स्थान पर क भी तो हुआ, और च के स्थान पर क हो जाना क्या कहलाता है, कुत्व कहलाता है। तो कुछ प्रत्यय लगने, कुछ प्रत्यय जब मैं पढ़ाऊंगा तो उस समय आपको बताऊंगा कि यह प्रत्यय लगने पर धातु का कुत्व होता है। वहां सिर्फ मैं इतना लिखाऊंगा कि कुत्व होता है। अब कुत्व का मतलब आपको क्या लेना है वो चीज हम पहले क्लियर कर चुके हैं आज। कुत्व का मतलब च वर्ग के स्थान पर क वर्ग हो जाता है, यहाँ च का क हो गया। उसी तरह से जैसे युज धातु है, युज, युज मतलब जोड़ना। अब इस युज धातु में जब घय प्रत्यय लगेगा, घय का अशेष बचता है तो शब्द बनेगा योग। युज में घय जोड़ने पर शब्द बनेगा योग। अब यहाँ पर ये चीज तो समझ में आ रही है कि यू में जो ऊ है ऊ का ओ हो गया, मतलब गुण हो गया। लेकिन ये ज का ग कैसे हुआ, तो ध्यान रहे ज का ग हो जाना कहलाता है कुत्व। च वर्ग क वर्ग में बदल जाएगा, च छ ज क ख ग। उसी तरह से भुज धातु, और भुज धातु में जब हम ण्यत प्रत्यय जोड़ेंगे, ण्यत का ये शेष बचता है तो शब्द बनेगा भोग्यम। तो ऊ का ओ हो गया, ये तो गुण है, लेकिन ज के स्थान पर ग भी तो हुआ, च छ ज क ख ग, ये कुत्व है।
उसी तरह से पच धातु है, पच मतलब पकाना, खाना पकाना। अब इसमें घय प्रत्यय लगता है तो सद बनता है पाकः। पच धातु की उपधा में जो अ है, च के पहले जो अ है उसका आ हो गया, ये तो दीर्घ है। लेकिन च का क कैसे हुआ? ये कुत्व है, च वर्ग क वर्ग में बदल गया, इसी को कुत्व कहते हैं। ठीक है। नंबर 5, पांचवा परिवर्तन है कुत्व, और उसमें ये चारों चीजें आप नोट कर लें, चारों उदाहरण नोट कर लें। कुत्व का मतलब है च वर्ग के स्थान पर क वर्ग हो जाना। ये 5 परिवर्तन हुए। कृत प्रत्यय लगने पर धातु में एक और परिवर्तन होता है, और वह परिवर्तन है नंबर 6। इसे हम कहते हैं गुण वृद्धि, गुण वृद्धि व दीर्घ का निषेध, गुण वृद्धि व दीर्घ का निषेध। कुछ प्रत्यय ऐसे हैं जिनके लगने के बाद धातु का न तो गुण होगा, न वृद्धि होगी, न दीर्घ होगा, निषेध हो जाएगा उनका। किंग इति च एक सूत्र आता है, उससे गुण वृद्धि का निषेध हो जाता है। अब वे प्रत्यय कौन कौन से हैं? जिन प्रत्ययों में क की इत संज्ञा होती है वे प्रत्यय कित कहलाते हैं। और यदि किसी धातु में कित प्रत्यय लग गया, जैसे कत्वा, कत्वतु, कत, कतिन, क्यप, ऐसे कित प्रत्यय लगने पर लग गया यदि कोई कित प्रत्यय, तो धातु का न गुण होगा, न वृद्धि होगी, न दीर्घ होगा, केवल संप्रसारण होगा। यदि कोई कित प्रत्यय लग गया, कित मतलब जिसमें क की संज्ञा होती है, कत, कत्वतु, कतिन, कत्वा, क्यप, ये सब कित प्रत्यय हैं। तो अगर कित प्रत्यय लग गया तो देयर विल बी नो गुण, नो वृद्धि, नो दीर्घ, ओनली संप्रसारण, केवल संप्रसारण होगा। जैसे, तो इसको हम लिख लेते हैं, जिन प्रत्ययों में क की इत संज्ञा होती है, जिन प्रत्ययों में क की इत संज्ञा होती है, क की इत संज्ञा होती है, वे कित प्रत्यय कहलाते हैं, वे कित प्रत्यय कहलाते हैं। तथा कित प्रत्यय लगने पर, तथा कित प्रत्यय लगने पर, तथा कित प्रत्यय लगने पर धातु का गुण, कित प्रत्यय लगने पर धातु का गुण, वृद्धि व दीर्घ, धातु का गुण, वृद्धि व दीर्घ नहीं होता, गुण, वृद्धि व दीर्घ नहीं होता। अपितु केवल संप्रसारण होता है, अपितु केवल संप्रसारण होता है। कित प्रत्यय लग गया तो धातु का गुण, वृद्धि, दीर्घ कुछ नहीं होगा, अपितु केवल संप्रसारण होगा। कैसे? इसी बात को हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से पढ़ते हैं। जैसे हमने बुझ धातु ली। अब बुझ धातु में जब हमने कत्वा प्रत्यय जोड़ा, हम जानते हैं कत्वा प्रत्यय का शेष बचता है त्वा। इसका मतलब कत्वा प्रत्यय में क की संज्ञा हुई है, क का लोप हुआ है, तो ये कित प्रत्यय है। अब कित प्रत्यय है तो धातु का गुण, वृद्धि, दीर्घ नहीं होगा। ऊ के स्थान पर न तो दीर्घ होगा, न गुण होगा और न ही वृद्धि होगी, बल्कि जो ऊ है वो ऊ ही रहेगा और सद बन जाएगा भुक्त्वा। केवल कुत्व हुआ, च वर्ग क वर्ग में बदला। ऊ का तो गुण नहीं हुआ, ऊ का दीर्घ नहीं हुआ, ऊ की वृद्धि भी नहीं हुई। अब च वर्ग क वर्ग में बदला तो च छ ज, ये च वर्ग का तीसरा वर्ण है, तो फिर क ख ग में बदलना चाहिए था। क वर्ग का भी तो तीसरा आना चाहिए था ना, च छ ज क ख ग, जबकि यहाँ तो क आ रहा है, प्रथमाक्षर आ रहा है, तीसरा पहले में थोड़ी बदलेगा, तीसरा वो तीसरे में बदलेगा। तो ध्यान रहे यहाँ पर ज तीसरा है, च छ ज, और क वर्ग का तीसरा अक्षर है क ख ग, तो तीसरा तो तीसरे में बदलेगा, तीसरे में बदला भी तीसरे में ही है, ज के स्थान पर ग ही हुआ है, क नहीं हुआ। लेकिन पीछे क्या है, त्वा,
कत्वा प्रत्यय का त्वा है, और ये जो त है ये वर्ग का प्रथमाक्षर है, और प्रथमाक्षर खर प्रत्यार में आता है, पहला दूसरा स। तो फिर खरी च सूत्र के द्वारा चरतो संधि हो करके ये जो ग है ये भी क में बदल जाएगा। यदि पीछे वाला व्यंजन किसी भी वर्ग का प्रथमाक्षर द्वितीयाक्षर या श है तो उसके पहले वाला वर्ण अपने वर्ग के प्रथमाक्षर में बदल जाता है। यही चरतो संधि है, यही खरी च का अर्थ है। तो उस खरी च से ये ग बदल गया क में, तो वो तो संधि से है, फिर ग क में बदला तो वो संधि का काम है, लेकिन ज के स्थान पर तो ग ही हुआ था। अब आगे जो भी स्थिति बनती है उसके अनुसार परिवर्तन हो जाएगा, संधि हो जाएगी उसी तरह से। लेकिन अपना उद्देश्य है कि ये कित प्रत्यय है, इसलिए यहाँ न तो गुण हुआ, न वृद्धि हुई, न दीर्घ हुआ। उसी तरह से क्री धातु है। अब इस क्री धातु में कृतिन प्रत्यय जोड़ा, कृतिन प्रत्यय का शेष बचता है ती, और क्री धातु में कृतिन प्रत्यय लगने पर शब्द बनता है कृति। अब कृति में जो री है, इस री का न तो गुण हुआ, न वृद्धि हुई, न दीर्घ हुआ। री तो ऐसी कैसी रही ना, क्यों? क्योंकि कित प्रत्यय है पीछे ऐसा प्रत्यय है जिसमें क की संज्ञा हो रही है, तो री का गुण कैसे हो जाएगा? क्या मजाल है री की जो वो गुण कर लेगा अपना, या वृद्धि कर लेगा, या दीर्घ कर लेगा? नहीं कर सकता, क्योंकि पीछे कित प्रत्यय बैठा हुआ है, कैसे कर सकता है? उसी तरह से जैसे धातु है विद धातु। अब विद धातु में हमने कत प्रत्यय जोड़ा, कत प्रत्यय का शेष बचता है त। विद में कत प्रत्यय लगने पर शब्द बनेगा भिन्नम या भिन्ना। पुल्लिंग में भिन्ना, नपुंसकलिंग में भिन्नम, स्त्रीलिंग में भिन्ना, तीनों लिंगों में चलेगा। अब यहां पर विद में ई है, ई का ए नहीं हुआ, गुण नहीं हुआ, ई का आई नहीं हुआ, मतलब वृद्धि नहीं हुई, ई का दीर्घ ई नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पीछे कत प्रत्यय है, और कत में क की संज्ञा तो कित है। अब कित प्रत्यय पीछे हैं तो ई की क्या मजाल है जो ये अपना दीर्घ गुण या वृद्धि कर लेगी? नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर ई का ई ही रहा। हालांकि द का न हुआ, कत के त का भी न हुआ, वो अलग प्रोसेस है। रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च द, वो सूत्र हैं उसके माध्यम से होते हैं, वो हम कत प्रत्यय के प्रसंग में पढ़ेंगे। उसी तरह से जैसे श्रु धातु है। अब श्रु धातु में हमने प्रत्यय जोड़ दिया कत्वतु। कत्वतु प्रत्यय का शेष बचता है तवत। कत्वतु का तवत शेष बचेगा तो शब्द बनेगा श्रुतवान। मूल शब्द श्रुतवत बनेगा, श्रुतवत का प्रथमा एक वचन हो जाएगा श्रुतवान। यहाँ पर श्रु के स्थान पर श्रु ही रहा है, ऊ का ऊ ही है, न गुण हुआ, न वृद्धि हुई, न दीर्घ हुआ, कुछ नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कित प्रत्यय बैठा हुआ है पीछे, क की संज्ञा हो रही है इसमें, इसलिए संभव ही नहीं है। एक धातु है स्तु। स्तु मतलब स्तुति करना। इसमें प्रत्यय जोड़ा कैप। कैप का शेष बचता है ए। कैप का ये शेष बचता है तो क कहाँ गया? इस संज्ञा हो गई। क की संज्ञा भी मतलब ये कित प्रत्यय है, और कित प्रत्यय है तो अब धातु में जो ऊ है स्तु में, इसका गुण वृद्धि दीर्घ कुछ नहीं हो सकता, ये यथावत रहेगा। स्तु के स्थान पर स्तु ही रहेगा। कैप का ये शेष बचेगा, बीच में त का आगम होगा ह्रस्व से पिति कृति तुक, उस सूत्र से, क्योंकि ये के पहले ह्रस्व स्वर है वो, इसलिए बीच में तुक आगम होगा। और जो ये है वो कैप प्रत्यय का बचा है जिसमें प की संज्ञा होती है, मतलब पित्त है, तो पित्त प्रत्यय अगर पीछे हैं तो तुकागम होता है। बस पहले ह्रस्व स्वर होना चाहिए, हमने नियम पढ़ रखा है तुकागम के प्रसंग में संधि में। ठीक है, स्तुत्य, स्तुति करने योग्य। अब आप देख रहे हैं कि ये पांचों ही प्रत्यय ऐसे हैं, कत्वा, कतिन, कत, कत्वतु, कैप, जिसमें क की संज्ञा हो रही है, इसलिए ये चीजें शेष बच रही है इनकी। तो ये कित प्रत्यय है और कित प्रत्यय है तो धातु का गुण वृद्धि दीर्घ कुछ नहीं हो रहा, देखो आप। ठीक है, नोट कीजिए इनको भी। यह परिवर्तन का छठा और अंतिम नियम था। इस तरह से आज की क्लास में हमने साथियों ये जाना कि कृत प्रत्यय लगने पर, देखो जो प्रत्यय धातु में लगते हैं वह कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और ये हम प्रत्यय जो लगा रहे सब धातु में लगा रहे हैं, मतलब सब कृत प्रत्यय हैं। और कृत प्रत्यय लगने पर धातु में 6 परिवर्तन हो सकते हैं। वे 6 परिवर्तन कौन कौन से हैं? उन सभी 6 परिवर्तनों को आज की क्लास में हमने उदाहरणों के साथ समझा है। ये परिवर्तन आगे आने वाली क्लास में प्रत्यय पढ़ते समय काफी लाभप्रद सिद्ध होंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ आज की क्लास को मैं यहीं विराम देता हूं। अगली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगली क्लास में अपने सिलेबस के जो भी प्रत्यय हैं
उन सभी प्रत्ययों का हम डिवाइडेशन करेंगे कि कौन सा प्रत्यय किस अर्थ में लगता है, किस प्रत्यय का क्या शेष बचता है और कौन सा प्रत्यय लगने पर धातु में क्या परिवर्तन होता है। आज तो हमने केवल परिवर्तनों का स्वरूप समझा है कि धातुओं में प्रत्यय लगने पर ये 6 परिवर्तन हो सकते हैं। अब कौन सी धातु लगने, कौन सा प्रत्यय लगने पर कौन सा परिवर्तन होगा, इन 6 परिवर्तनों में से कौन कौन से प्रत्यय लगने पर धातु का गुण होगा, कौन कौन से प्रत्यय लगने पर धातु का संप्रसारण होगा, कौन कौन से प्रत्यय लगने पर धातु की वृद्धि होगी, कौन कौन से प्रत्यय लगने पर धातु का दीर्घ होगा, ये बात हम कल पढ़ेंगे। कल वाली क्लास भी बड़ी महत्वपूर्ण है, उसमें हम ये जानेंगे कि कौन सा प्रत्यय किस अर्थ में लगता है, किस प्रत्यय का क्या शेष बचता है और कौन सा प्रत्यय लगने पर धातु में क्या परिवर्तन होता है। ये 3 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होगी, तो कल की क्लास को देखना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। इसी आशा और विश्वास के साथ आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। अगली क्लास में आपसे फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए नमस्ते। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।